अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है आइलेट्स के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं आपको आइलेट्स का वो तरीक़ाकार बताऊंगा जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बगैर किसी एकेडमी के और बगैर किसी ट्यूटर के सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन से आइलेट्स में 7+ बैंड्स ले सकते हैं। और ये तरीक़ाकार मैंने खुद अप्लाई किया था जब मैं आइलेट्स एग्जाम दे रहा था, और सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन के साथ बगैर किसी एकेडमी और बगैर किसी ट्यूटर के मैंने 7 बैंड्स लिए। तो अगर आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करें और सही दिल से मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप 7+ बैंड्स ले सकेंगे। और ये कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि मेरे उन दोस्तों को पता है जिनको मैंने आइलेट्स के लिए गाइड किया हुआ है। और जो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जो दोस्त मेरे साथ थे, तो उनको पता है, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया था। और यही पैटर्न आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप 7+ बैंड्स लेंगे। तो तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने आइलेट्स की आंसर शीट्स डाउनलोड करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप आइलेट्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? तो आप उसी आंसर शीट पे प्रैक्टिस करेंगे जो आंसर शीट आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। तो आंसर शीट आपको मिलेगा किधर से? आप गूगल पे जाए, और आइलेट्स की आंसर शीट डाउनलोड करें, जो ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने हर एक मॉड्यूल की आंसर शीट डाउनलोड करनी है, सिर्फ स्पीकिंग के अलावा, क्योंकि उसकी कोई आंसर शीट नहीं होती। तो सबसे पहला काम, आपने आंसर शीट डाउनलोड करने हैं। आंसर शीट फॉर राइटिंग, आंसर शीट फॉर लिसनिंग, आंसर शीट फॉर रीडिंग। ये तीनों आंसर शीट जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको आप किसी फोटोकॉपी शॉप पे जाए, उधर इसकी प्रिंट्स निकालें। 60 प्रिंट्स निकाले हर एक पेज की, और उसको आप अपने साथ लेके आए। उसके बाद आपने आइलेट्स की बुक्स लेनी है। आइलेट्स की 15 बुक्स है या 14 है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वो बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आपको हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जिसे आप फिजिकली पढ़ सकते हैं। तो वो बुक्स ऑर्डर करने के बाद जब वो बुक्स आपके साथ आ जाएंगे तो साथ में आपको ऑडियो क्लिप्स भी उनके साथ मिलेगी। अगर आप उसको फिजिकल ऑर्डर करना चाहते हैं तो जब आपके पास हार्ड फॉर्म में आएगी तो उसके साथ एक सीडी भी होगी जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होगी लिसनिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप उसको ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो उधर दूसरा लिंक भी होगा जो ऑडियो मटेरियल का होगा, जिसको आप लिसनिंग पर्पस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आइलेट्स बुक्स में है क्या? आइलेट्स बुक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ सैम्पल टेस्ट है। और हर एक बुक में 4 टेस्ट है, 4। तो ये अगर 15 बुक्स है तो ये आपके पास आ गए 60 टेस्ट, ठीक है। 15 बुक, हर एक बुक में 4 टेस्ट है, तो आपके पास आ गए 60 टेस्ट, ठीक है। अब 60 टेस्ट को आपने, अगर रोज़ाना आप सिर्फ 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ आपने 60 टेस्ट किए होंगे। और जब आप 60 टेस्ट कर ले तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 7 बैंड्स आपने ले लिए। अब आपने करना ये कि उस बुक को खोल के, जो फर्स्ट बुक होता है, जो आइलेट्स बुक 1 है कैम्ब्रिज की, उसमें जो टेस्ट है वो इजी है। इस तरह जब आप 2 में जाएंगे तो वो फिर कंपेरेटिवली थोड़े से टफ होंगे। फिर 3rd 4th 5th एंड इस तरह जब आप 15 तक पहुंचेंगे तो आपने आइलेट्स के सारे स्टेजेस क्लियर कर लिए होंगे। तो फिर इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, जब आप ये बुक्स ऑर्डर कर ले, आपके पास बुक्स भी आ गई, आपके पास आंसर शीट भी आ गई, तो आप बैठ के टाइमर ऑन करके, उसमें लिखा है कि बुक्स में प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस टेस्ट की इतनी टाइम है, तो आप अपनी स्टॉप वॉच लगा ले और बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह आप उसको परफॉर्म करें। उस आंसर शीट पे आंसर लिखते जाए। क्वेश्चन पेपर बुक में है, आंसर शीट आपने प्रिंट किया हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर को देख के आप टेस्ट परफॉर्म करते जाए और अपने आंसर्स को नोट कर लिया करें। इस तरह तीनों मॉड्यूल आप कवर कर ले, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ये तीनों जब आप कवर कर लेंगे और अपने आंसर लिख लेंगे तो एट द एंड ऑफ टेस्ट आप बुक्स में एंड में की भी अवेलेबल है, तो आप उसको मैच करें कि आपने कितने ठीक जवाब दिए, कितने गलत दिए हैं। तो आप जब उसको फिर कंपेयर कर लेंगे तो आप फिर हर एक पेज के ऊपर लिखिए कि मैंने इस टेस्ट में इतने मार्क्स लिए, ठीक है। आप उसके ऊपर बैंड्स लिखते हैं। बैंड भी आपको उधर बुक में मिल जाएंगे कि अगर आपकी 40 में से 30 ठीक है तो आपके लेट सपोज 7 बैंड्स हो गए, तो आप उसके ऊपर लिखिए कि मैंने इस टेस्ट में 7 बैंड ली, ठीक है। इस तरह अगर आप फिर दूसरा टेस्ट परफॉर्म करें तो फिर उसके ऊपर लिखिए कि मैंने इतना स्कोर किया है इसमें। इस तरह जब आप हर एक टेस्ट के ऊपर उसका रिजल्ट लिखेंगे तो आफ्टर 8 टेस्ट मीन्स 2 बुक्स, जब आप 2 बुक्स कवर कर लेंगे तो फिर आप अपने आंसर शीट्स को उठा लें और उसको कंपेयर कर लें कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्शन वीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन है, लेट्स सपोज रीडिंग में बहुत से लोगों को मसला होता है। रीडिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको सिर्फ रीड करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, जो उसके लिए सेपरेट एक वीडियो चाहिए जो
इतने शॉर्ट टाइम में वो कंप्लीट नहीं हो सकती। आज मैं आपको सिर्फ प्रिपरेशन का तरीका बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेक्शन वीक है तो फिर आप उस सेक्शन पे काम करें कि इस सेक्शन को आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन जब राइटिंग में आप आ जाए तो राइटिंग में आपको मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, आपके पास वोकेबलरी नहीं है, तो आप राइटिंग नहीं कर सकते। तो लिसनिंग और रीडिंग तो आपने अगर कर लिया, तो फिर अगर राइटिंग में आप आ जाए तो राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी भी चाहिए होगी, और वोकेबलरी के साथ साथ आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आइलेट्स में कहीं भी आपका ग्रामर काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में। तो अगर आप मैनेज कर लेते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टेंसेस आ रहे हैं, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि एक वाक़े को बयान कैसे करना है, अपने एक स्टोरी को कैसे लिखना है। तो अगर ये चीज़ आपको आ जाए, आपने एक टॉपिक पे बात कैसी करनी है, तो अगर वो चीज़ आपको आ जाए, आप उसको समझ लें, तो आप राइटिंग सेक्शन को भी कवर कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप ये देख ले, आपने टेस्ट परफॉर्म किए, अब आपको आया कि आपका लेट सपोज आपका लिसनिंग जो है वो वीक है, तो लिसनिंग के लिए क्या टिप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिसनिंग में होता क्या है, आपको हेडसेट दिया जाता है एग्जाम हॉल में, आप हेडसेट को पहन लेते हैं और ऑडियो प्ले हो जाती है, और आपको आंसर शीट दिया गया होता है, जो ऑडियो में आप जो सुनते हैं उसी के मुताबिक उधर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब आंसर शीट पे क्या होगा, को उधर आपको लिखा होगा कि आपके पास 2 मिनट्स है, आप एक क्वेश्चन को रीड कर ले। तो लेट सपोज 5 क्वेश्चन है उस सेक्शन में, तो आप 5 क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चंस क्या है। उसके बाद जो ऑडियो सेट आपने लगाया हुआ है हेडसेट, उस पर ऑडियो प्ले होगी, तो उस ऑडियो सेट में 2 लोग जो है लेट सपोज आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक औरत एक मर्द से पूछ रही है कि ये फलां स्टोर किस टाइम खुलता है और इसके अंदर क्या क्या है। तो वो आदमी जो है वो उसको आंसर करता है कि ये स्टोर इतने बजे खुलता है, इसमें अगर आप राइट पे जाए तो फला शेल्फ पे ये चीज़ पड़ी है, और अगर लेफ्ट में जाए तो फला शेल्फ पे ये चीज़ पड़ी है, लेकिन जो चीज़ है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू वो लोग करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन आंसर शीट होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि फला शेल्फ पे कौन सी चीज़ पड़ी है, तो वो जब बात करेंगे तो आपने जल्दी से उसको मार्क करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके फिर उसकी तरफ दोबारा मुतवज्जो होना है कि दूसरे वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर कर ले, ठीक है। तो इस तरह होता है लिसनिंग का। तो लिसनिंग में आपने बहुत एक्टिव रखना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, अपने माइंड को कम्प्लीटली उस पर फोकस करना है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, और उस पर आपने टिक करना है। अच्छा, अगर कोई आंसर आपसे मिस हो जाए लिसनिंग में, तो आपने बिल्कुल उसके पीछे नहीं पड़ना, आपने आगे जाना है, क्योंकि अगर आप एक के पीछे पड़ गए तो आगे वो गुफ्तगू कर रहे होंगे और आपके वो जो बाकी आंसर्स है वो आपसे रह जाएंगे, और वो ऑडियो जो है वो रिपीट नहीं होती, ठीक है ना। जब आपकी ऑडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपसे आंसर शीट ले लिया जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो लिसनिंग में आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। अभी अब आ जाए रीडिंग सेक्शन पे। तो रीडिंग सेक्शन में आपको एक मैगजीन टाइप की डॉक्यूमेंट्स दे दी जाती है, और उसमें आपसे फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है। लेट्स सपोज एक रिसर्च लिखी गई है किसी चीज़ के बारे में, और फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि इस रिसर्च में फला डेट पे क्या अपडेट हुई, फला डेट पे क्या डेवलपमेंट हुई, ये वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप वो मैगजीन में फिर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, एंड दैट्स इट ऑल अबाउट रीडिंग। लेकिन इसमें बहुत से लोगों को मसला होता है, आपने जो 15 बुक्स या 14 बुक्स आप ले लेंगे तो उसमें तकरीबन 60 टेस्ट है, तो आप उसको हर एक को परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ पहले से कि रीडिंग सेक्शन में आपको मसला आएगा, क्योंकि उसमें बहुत से एक्सपर्ट लोगों को भी मसला आ जाता है, और उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप ये 15 बुक्स कंप्लीट कर ले उसी तरीक़ेकार से जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने साथ आंसर शीट्स रखनी है, उस पर नोट करना है, फिर अपने मार्क्स नोट करने हैं, फिर उस पर काम करना है कि उसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडिंग सेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी राइटिंग। इसमें आपने करने गए, इसमें आपको लेट सपोज एक टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पे बात करें। लेट सपोज आपको टॉपिक दिया जाता है कि 21st सेंचुरी के इम्प्रूवमेंट्स जो टेक्नोलॉजी में आए हैं इसके आप फ़ायदे बयान करें और इसके नुकसान बयान करें। तो अब वो इसमें आपकी वोकेबलरी भी चेक करेगा, आपकी ग्रामर भी चेक करेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन भी चेक करेगा। तो आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 21st सेंचुरी की IT की डेवलपमेंट्स क्या है, तो पहले आपने वो लिखने हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा कि उसके फ़वाइद क्या है, तो फिर आपने फ़ायदे लिखने हैं। फिर हेडिंग्स नहीं देनी, सारे एक साथ लिखने हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फिर उसके बाद नुकसान पूछे गए हैं, तो आपने नुकसान को फिर लिखना है। अच्छा, इसमें यह है कि आप रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कम करें, आप सिनोनिम्स यूज़ करें। अब लेट सपोज आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि लैपटॉप के बारे में, लेट सपोज आप लिख रहे हैं कि लैपटॉप इज़ अ गुड इन्वेंशन ऑफ द 21st सेंचुरी, लेट सपोज। तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में गुड यूज़ ना करें, नेक्स्ट सेंटेंस में आप बेनिफिशियल यूज़ करें कि लैपटॉप इज़ बेनिफिशियल फॉर द यंगस्टर्स। सो इस तरह से आप सिनोनिम्स यूज़ करें ताकि उनको लगे कि आपकी वोकेबलरी जो है वो रिच है, ठीक है।
अब इसके बाद आपने दूसरा टिप ये अप्लाई करना है कि आपकी जो सेंटेंसेज है वो आपस में कनेक्टेड है। आप ये नहीं करें कि लैपटॉप इज़ अ गुड इन्वेंशन फिर डॉट फिर आप लगाए कि लैपटॉप इज़ बेनिफिशियल फॉर यंगस्टर, नहीं, इस तरह नहीं। आप सेंटेंसेज को आपस में कनेक्ट करें। अब लेट्स सपोज आप लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं तो आप ऐसी बात करें कि लैपटॉप इज़ अ गुड इन्वेंशन ऑफ द 21st सेंचुरी विच हेल्प्स द यंगस्टर्स to perform their task quickly and carry their laptops with them whenever they are going for the work। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को आपस में मिलाए रखिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। प्रीपोजिशंस आल्तो, वट एवर, हाउ एवर, इस तरह के अल्फाज आपने, ये आपको इसमें भी हेल्प करेंगे कि आप सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करें और आपका इंप्रेशन भी सही जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइटिंग के लिए। अब स्पीकिंग जो है, इसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अब स्पीकिंग में होता क्या है कि आप एग्जामिनर के पास जाते हैं रूम में, जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ, इधर एग्जामिनर बैठा है, तो एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है। तो आपने इंट्रोडक्शन भी उसको ऐसी देनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते जाए, एक स्टोरी की शक्ल में आपने उसको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा। आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पीकिंग का, वो ये होता है, वो आपको एक पेज देता है, आपको कहता है कि इस पर ये फलां टॉपिक है। मुझसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो बड़े उम्र के लोग हैं वो किस बात पे खुश होते हैं और जो बच्चे हैं छोटी उम्र के वो किस बात पे खुश होते हैं। तो आप इस पे 2 मिनट आपने इस पे मुसलसल बोलना है। तो आप ये पेज ले, आप इस पे अपने पॉइंट्स नोट डाउन करें और फिर मैं आपको जब बोलूँगा कि यू आर रेडी, तो अगर आप रेडी है तो फिर आप स्टार्ट करेंगे और मुसलसल 2 मिनट आप उस पर बोलेंगे। अब मैंने तो उसको इम्प्रेस करना था, तो मैंने उसको बोला कि ये पेज मुझे नहीं चाहिए, मैंने कोई पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करने, एंड आई एम रेडी, बस मैंने बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, जब वो आपको क्वेश्चन बताएगा तो क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि आप उसको सही जवाब दें, आप उसको सही बच्चों की साइकी भी समझाए और बड़ों की साइकी भी समझाए, नहीं। द पर्पस इज़ दैट यू स्पीक कंटिन्यूसली। तो आपने उस पर सिर्फ बोलना है और ग्रामेटिकली और जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो सही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने बोलते जाना है जब तक कि वो आपको न रोके, आपने बोलते जाना है। इस तरह इंट्रोडक्शन में भी जब तक वो आपको न रोके तो आपने रोकना नहीं है, आपने बस बोलते जाना है। तो वो आपसे बेशक जो भी पूछे, आप बेशक गलत जवाब दे, लेकिन आप बोलते जाए। सिर्फ आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी चेक कर रहा होता है, तो वो आपने उसको इम्प्रेस करना है। तो ये हो गया जी स्पीकिंग का। अब इसके अलावा राइटिंग में मैं आपको एक और टिप दूँ कि राइटिंग के लिए आप अपने पैराग्राफ्स लिख के उसको किसी इंग्लिश वाले टीचर से आप उसको चेक किया करें कि इसमें ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक्स है, तो उसको आप फॉलो करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो आपको आपकी जो मिस्टेक्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको इंप्रूवमेंट के लिए टिप्स देगा, तो आप उसको फॉलो करके अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू यू सेपरेटली एंड आई विल गाइड यू बेटर। थैंक यू वेरी मच।